भुगतान रोका नहीं जा सकता, केवल उसमें सरकार देरी कर सकती है। निवेशक साथी भी उदासीन हैं बहुत ज्यादा अपने भुगतान के प्रति। जिसके पास आपका पैसा है, जिसे आपको देना है शासन, उस शासन से वो लड़ने को तैयार नहीं है। ये निवेशकों की और हमारे एजेंट साथियों की बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारे लोग भी जो ठगी पीड़ितों के लिए काम कर रहे हैं, वो भी जो है लोगों को गुमराह करते रहते हैं। कोई उनको सीआरसी रिफंड पोर्टल पे ले जाता है, कोई उन्हें किसी लिक्विडेटर पे ले जाता है, जैसे सागा वालों का आप अभी जिक्र कर रहे थे, आदर्श वाले, बहुत सारे हैं, 40,000 के लगभग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिन पर लिक्विडेटर अपॉइंट हैं। लिक्विडेटर तो निवेशकों का पैसा तो देगा नहीं, लेकिन लोगों को ये भ्रम पैदा कर दिया गया कि उनका पैसा लिक्विडेटर दे देगा। और चौकीदार बदलना जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि इन्होंने अति कर दिया है साहब। पूरा राष्ट्र ठग लिया है, 50-52 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हो गई और एक शब्द नहीं बोलते उस पर। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ मदन लाल आजाद जी हैं। मदन लाल आजाद जी जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, उस संस्था के माध्यम से जो करोड़ों जो पीड़ित निवेशक हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सहारा, पल्स और सागा जैसी तमाम जो चिट फंड कंपनियां हैं उसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। और आपको पता होगा कि सरकार ने पोर्टल बनाया, पोर्टल के माध्यम से लगातार लोगों की परेशानियां हैं जस की तस हैं। सरकार का दावा है कि भुगतान हो रहा है। अभी भी 2-3 दिन पहले जो वित्त मंत्री जी सदन में बोले थे, जो अमित शाह जी सदन में बोले थे कि सबका भुगतान होगा। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो स्वागत है आपका। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत आपका, आपके दर्शकों का भी अभिनंदन। बीच बीच में हमसे जब दर्शक हैं, आपके जो निवेशक हैं, वो बात करते हैं तो वो पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है, लग रहा है हमारा आंदोलन ठप पड़ गया। तो फिर हम आप लोगों से जानकारी लेते रहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है आगे? भुगतान के लिए कुछ उम्मीद है? अनुरागी साहब, भुगतान तो होना ही है। भुगतान को तो डिले किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता, ये सत्य है। यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहेंगे, शाश्वत सत्य है कि भुगतान रोका नहीं जा सकता, केवल उसमें सरकार देरी कर सकती है। क्योंकि भुगतान के लिए कानून बन गया है। कानून को कब तक दबाएगी सरकार, कब तक जो है रोके रखेगी लोगों को, जितना रोकेगी उतना सरकार का नुकसान होना है। लोगों के मन में क्रोध बढ़ेगा सरकार के प्रति, लोगों को सरकार का छल पता चलेगा, सरकार की नीयत पता चलेगी, सरकार की बेईमानी से लोग जो है परिचित होंगे कि ये सरकार बेईमान है, हमारा पैसा कानून बन जाने के बाद भी देना नहीं चाहती। तो इसलिए भुगतान तो होना ही है सबका। लेकिन समस्या ये है कि भुगतान इसलिए नहीं हो रहा कि एक और जहां हमारा शासन बेईमान है, छल करता है राष्ट्र के साथ भी, निवेशकों के साथ भी, सबके साथ भी, अपने लोगों के साथ भी छल करने लगा है आजकल तो शासन। वहीं हमारे जो निवेशक भाई हैं, बहन हैं, बंधु हैं, जो भी हैं, हमारे निवेशक साथी भी उदासीन हैं बहुत ज्यादा अपने भुगतान के प्रति। वो आपस में तो लड़ते हैं, कभी एजेंट और निवेशक लड़ जाते हैं, कई बार एजेंट सीनियर जूनियर में झगड़ा हो जाता है, लेकिन जिससे लड़ना चाहिए, जो वास्तविक शत्रु है, या कहें जिसके पास आपका पैसा है, जिसे आपको देना है शासन, उस शासन से वो लड़ने को तैयार नहीं है। ये निवेशकों की और हमारे एजेंट साथियों की बहुत बड़ी कमजोरी है। जैसे ही इस कमजोरी को दूर कर लेंगे, उस दिन शासन झुक जाएगा, भुगतान होना शुरू हो जाएगा सबका, चाहे किसी भी कंपनी के हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हों या जो भी हैं, सबका भुगतान होना है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जितना ये मतलब जीत मिलेगी, लेकिन देर से, थोड़ी देर होगी, समय जितना ज्यादा देर हो सकती है, लेकिन जीत निश्चित है। लेकिन सरकार को तो ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा देर हो जाए उतना हमारी जीत है, सरकार ही जीत रही है, क्योंकि वो देर करती जा रही है। जब चुनाव आता है कुछ ना कुछ लॉलीपॉप दिखा देती है, फिर लोग चले जाते हैं। देखिए, शासन हमेशा ये स्ट्रेटजी होती है, शासन की रणनीति होती है कि चीजों को लंबा खींचा जाए ताकि लोगों का क्रोध शांत हो जाए, लोग भूल जाएं उस समस्या को, नई चीजों में उलझ जाएं। शासन इस बात को बेहतर तरीके से जानता है, लोगों की मानसिकता को, और इसी रणनीति पर शासन काम करता है। लेकिन शासन को ये भी पता होना चाहिए कि भाई जितना आप चीजों को डिले करोगे, जितना इस रणनीति पर काम करोगे, तो एक न एक दिन आपके इस झूठ की पोल खुल जाएगी, और जिस दिन पोल खुलेगी उस दिन ज्वालामुखी
फटेगा और वो आपके ही ऊपर फटेगा, सीधी सी बात है। जनता को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता शासन के द्वारा। और अब तो सब मतलब डिजिटल दौर है, हर चीज मिनटों में पता लग जाती है, फैल जाती है, वायरल हो जाती है। वो इतनी सूचना विस्फोट का दौर चल रहा है। और हमारे साथ समस्या ये है अनुरागी साहब कि हमारे लोगों तक ये बात पहुंच नहीं पा रही, सभी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक के कोई कानून है उनके भुगतान की गारंटी का, उनका पैसा जिला कलेक्टरों को वापस करना है, उस कानून में ऐसा लिखा है 180 दिन में करना है, 2 से 3 गुना करना है उनकी जमा राशि का। ये सूचना तमाम निवेशकों तक पहुंच नहीं पा रही। जैसे ही ये सूचना पहुंचेगी लोगों तक, लोग टूट पड़ेंगे साहब। ये देश तो ऐसे लोगों का देश है जहां मुफ्त में गोबर मिल जाए तो गोबर पे लठ बाज जाते हैं हमारे देश में। और यहाँ लोग अपना मेहनत का, खून पसीने का पैसा वापस लेने के लिए घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि उन तक सही जानकारी नहीं है। हमारे लोग भी जो ठगी पीड़ितों के लिए काम कर रहे हैं वो भी जो है लोगों को गुमराह करते रहते हैं। कोई उनको सीआरसी रिफंड पोर्टल पे ले जाता है, कोई उन्हें किसी लिक्विडेटर पे ले जाता है, जैसे सागा वालों का आप अभी जिक्र कर रहे थे, आदर्श वाले बहुत सारे हैं, 40,000 के लगभग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिन पर लिक्विडेटर अपॉइंट हैं। लिक्विडेटर तो निवेशकों का पैसा तो देगा नहीं, लेकिन लोगों को ये भ्रम पैदा कर दिया गया कि उनका पैसा लिक्विडेटर दे देगा, वहां आवेदन करो, वो 4, 6, 10 साल खींचे रह जाएगा, तब तक लोग भूल जाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी को तोड़ने के लिए, शासन की जो रणनीतियां हैं इनको तोड़ने के लिए हमारे अपने लोगों को भी एकजुट होना पड़ेगा, जो ठगी पीड़ितों के लिए सच में काम करना चाहते हैं, उनका भुगतान कराना चाहते हैं। कि जब एक कानून बना भुगतान की गारंटी का, तो उस कानून के तहत पैसा दो। लिक्विडेटर क्यों अपॉइंट कर दिया भाई आपने किसी पर? क्यों सीबी रिफंड पोर्टल खोल दिया? क्यों सीआरसी रिफंड पोर्टल खोल दिया? क्यों आप एनसीएलटी में ले गए किसी मामले को? तो इन तमाम चीजों पर हमें बहुत गहन मंथन की जरूरत है, जो आजकल हम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस पर, और एक बड़ा सेमिनार हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया सेमिनार। चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ठगी संचालित कर रहे हैं देश में, वो तो हमारी खबर दिखाएगा नहीं। तो 21-22 मार्च को हम एक बड़ा सोशल मीडिया सेमिनार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभियान चलाएंगे और उसमें बाकायदा प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई स्वयंसेवक ही हों, चूंकि हमारे स्वयंसेवक उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल्स लोग अगर करेंगे इन चीजों को वायरल, तो एक सूचना विस्फोट हो जाएगा देश में, हमें ये उम्मीद है। 21-22 मार्च को हमारा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। इसमें एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन करेंगे, और 23 मार्च को जब पूरा सूचना विस्फोट हो चुका होगा, हर व्यक्ति को ये पता चल चुका होगा कि इस तरह का कानून है, इस कानून के अंतर्गत सरकार के कलेक्टर को हमें पैसा देना है, तो 23 मार्च को हम देश भर में तमाम सांसदों का घेराव करेंगे। अपने अपने संसदीय क्षेत्रों के निवेशक निकलेंगे और अपने अपने सांसद का घेराव करेंगे और उससे इस्तीफे की मांग करेंगे कि भैया इस्तीफा दे, 7 साल हो गए हमारे भुगतान के कानून को बन जाने के बाद, तूने उस पर एक शब्द क्यों नहीं बोला, क्यों हमारा भुगतान नहीं करवा रहा, संसद में स्पेशल एक्ट बन जाने के बावजूद भी। तो इस्तीफा मांगेंगे लोगों से, और उससे एक बड़ी क्रांति आपको देखने को मिलेगी देश में। और मैं समझता हूं, जैसा कि भी आप कह रहे थे कि अमित शाह ने बोला पार्लियामेंट में, तो जिस रोहत साहब के सवाल पे बोला था, वो जो बांसवाड़ा से सांसद हैं, वो बता रहे थे कि साहब 12 लाख निवेशक हैं उनके संसदीय क्षेत्र में, तो उनका तो आदिवासी क्षेत्र है वो, तो आप समझिए कि जो जनरल क्षेत्र हैं उनमें कितने होंगे। बिल्कुल, फतेहपुर का आंकड़ा 22 लाख पहुंच चुका है, 22 लाख निवेशक हैं वहां तक जो आवेदन कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कलेक्टर साहब के यहाँ। अमरोहा में 12 लाख निवेशकों ने आवेदन किए। इस तरह के मतलब और बहुत सारे जिले हैं जहां 20-20, 30-30 लाख तक निवेशक हैं। तो उनके वोट से ही सांसद बने, उनके वोट से ही विधायक बन रहे हैं लोग। जब उनको पता चलेगा कि ये सारे ठग हैं, बेईमान हैं, जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद और विधायक, उनके भुगतान पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका बहिष्कार करेंगे। और चूंकि मैं दूसरे किस्म का आदमी हूँ, थोड़ा सा मैं तो टेढ़ा हूं, मैं संविधान और ये मतदान पतदान पे ज्यादा विश्वास नहीं करता। मैं तो जनता पर विश्वास करता हूं कि जनता जब रौद्र रूप धारण करेगी, सत्य को जानेगी, सत्य की मांग करेगी, तो सब बिना किसी चुनाव के भी सत्ता को पलटा जा सकता है, उखाड़ के फेंका जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि भाई वोट से ही सांसद बदला जाए, वोट से ही विधायक बदला जाए। जनता की ताकत से भी सरकारें बदल जाती हैं, बिना किसी वोट के, बिना किसी मतदान के।
हमारा प्रयास यही है। लेकिन जो जनता, भारत की जो जनता है आज के समय में खास करके, क्या लगता है कि वो विद्रोही तेवर रखती है? क्योंकि वो तो भक्ति में लीन हो गई है एकदम। देखिए, विद्रोह की तो आवश्यकता ही नहीं है अनुरागी साहब, विद्रोह की आवश्यकता ही नहीं है। केवल सत्य को जानने की आवश्यकता है। अहिंसक ढंग से भी ये किया जा सकता है। हम हिंसा के लिए नहीं कह रहे किसी को कि आप हिंसा करो, अहिंसक ढंग से ही आप अपनी शक्ति को पहचानो। जब हजारों की भीड़ या लाखों लोगों की भीड़ संसद को घेर लेगी या संसद को घेर ले, प्रधानमंत्री को घेर ले, मैं खुद बनारस रहूंगा 23 मार्च को, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री को घेरूंगा। जब लाखों की भीड़ के साथ हम घेर लेंगे तो वहां स्टूडियो में थोड़ा ही बैठा है अपने दफ्तर में कि झूठ बोल देगा। जनता के सामने तो सच बोलना पड़ेगा। सच नहीं बोलेगा तो पद छोड़ना पड़ेगा, और पद छोड़ देगा जनता के सामने तो दोबारा तो पद पे जाने से रहा, तो कोई नई व्यवस्था इजाद होगी देश में। तो हमारी तो सीधी सीधी बात है कि या तो भैया पद छोड़ दो या भुगतान कर दो हमारा। हमारी यही लड़ाई है। विद्रोह हम नहीं कर रहे हैं कि सब विद्रोह करेंगे, लेकिन लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। स्वयं प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार कहता है, प्रधान सेवक कहता है। तो भाई अब हम नहीं रखना चाहते तुझे सेवा में, तुझे अपना, कोई जरूरी थोड़ा ही है कि रिटायरमेंट हो जाए साहब तभी जो है रिटायर हो गया, आपकी आयु कंप्लीट हो जाए। बीच में भी तो बर्खास्त कर दी जाती है। मतलब प्रधान सेवक हो, चौकीदार बदलना जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि इन्होंने अति कर दी है साहब। पूरा राष्ट्र ठग लिया है। 50-52 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हो गई और एक शब्द नहीं बोलते उस पर। चौकीदार और चौकीदार के जो विपक्ष में हैं उनको भी बदलने का हमारा तो प्लान है, क्योंकि वो भी तो मौन है। हम तो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को बदलना चाहते हैं साहब, कि जो भी सदनों में बैठे हुए लोग हैं वो सभी हमारी दृष्टि में गद्दार हैं, अपराधी हैं, ठग हैं, बेईमान हैं। क्योंकि कोई भी इस इतनी बड़ी राष्ट्रीय गंभीर समस्या पर तवज्जो नहीं दे रहा है। अच्छा, एक मुद्दा, विपक्ष की बात कर रहे हैं तो एक मुद्दा पिछले कुछ साल पहले राहुल गांधी उठाए थे। वो एक आरोप लगाए थे कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने सहारा से कुछ लेन देन किया था। क्या ऐसे कुछ मामले हैं जिनकी वजह से ये कंपनियों की दबाव में है? क्योंकि मोदी जी पे तो दबाव का लगातार आरोप लग रहा है, अभी तो विदेशी दबाव में आ गए हैं। देखिए, सवाल मोदी का नहीं है अनुरागी साहब। मोदी तो ऑन रिकॉर्ड है। वो चीज जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हो वो तो इनकम टैक्स की फाइलों में है। जब सहारा के यहाँ रेड हुई तो उसकी डायरी में ऐसे कागजात पाए गए उसकी फाइलों में जिनमें पता चला कि 50 करोड़ रुपए मंथली गए हैं मोदी को गए हैं। और वो बात तो राहुल गांधी ने भी उठाई, अरविंद केजरीवाल भी उठाता था जब तक चुनाव नहीं हुए थे या वो सीएम नहीं बना था, तब तक वो भी कहता रहा इस बात को। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बाकी भी तो दूध के धुले नहीं है, सबको देते हैं। गलत काम करने वाला आदमी जो 2 नंबर का काम करता है वो विधायक से लेके सांसद तक, अधिकारियों तक, मिनिस्टर तक, और आप कहोगे ऐसा बोल रहे हैं, पत्रकारों तक को मंथली जाती है। जो मेन स्ट्रीम के पत्रकार होते हैं उनकी भी बीट बंधी हुई होती है सिपाही की तरह, उनको भी मंथली जाती है। आगे कहीं मुंह न खोलें, सच ना बताएं जनता को, और इसलिए वो मौन रहते हैं। हमेशा उतना ही दिखाएंगे जितना शासन या प्रशासन उनको परमिशन देगा। मेन स्ट्रीम के मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे मतलब मिशनरी पत्रकारों की बात नहीं कर रहा। वो तो बेचारे अपना जो उन्हें दिखता है वो सब दिखा देते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है साहब, यूट्यूब का जमाना है, यहाँ तो हर चीज, हर आदमी पत्रकार है आज की डेट में। तो सही बात यह है, तो जैसा जिसे जहां दिख रहा है वहां अनकट, अनएडिट वो पब्लिश हो जाता है। बिल्कुल। इस ताकत को हमें पहचानना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए कि मेन स्ट्रीम का मीडिया यदि हमारी किसी सत्य बात को, हमारी दुख को, पीड़ा को दिखाने में कहीं असमर्थता महसूस कर रहा है या नियम कानूनों में बंधा है या किसी प्रलोभन के कारण दबाव में है, वो नहीं दिखा रहा चीजों को, तो हमें अपनी चीजें स्वयं वायरल करनी चाहिए, स्वयं दिखानी चाहिए। ये जागरूक नागरिकों की निशानी है। ऐसा विदेशों में होता है, आप देखते होंगे जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहां ऐसा होता है। जैसे वो अभी मामला, कौन सी फाइल है, एपस्टीन फाइल, हाँ एपस्टीन जेफरी वाली, कौन है वो देख रहे हैं आप? विदेशों में इस्तीफे हो रहे हैं खूब धड़ाधड़, थू हो रही है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों तक को घेरा जा रहा है, ऑफिसर तो कितने ही लपेटे में आ गए। लेकिन यहाँ तो मेन स्ट्रीम मीडिया उनको संत बता रही है। लेकिन यहाँ जो है उल्टा हो रहा है। यहाँ एपस्टीन को महान आदमी बताया जा रहा है, एपस्टीन से मिलने वालों को सफल राजनेता बताया जा रहा है।
कि उन्होंने डील कर ली उससे मिलके। तो हमारे यहाँ उल्टा है बिल्कुल। जब हम जागरूक हो जाएंगे, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने के लिए काम करेंगे, तो फिर हमारे यहाँ भी ऐसा होने लगेगा कि हम भी बुरे कर्मों का, बुरे काम करने वाले लोगों की खिलाफत करने लगेंगे, भले ही वो किसी भी वेश में हों, चाहे संत वेश में हों या इमाम साहब की ड्रेस में हों या राजनेता की खादी की ड्रेस में हों या खाकी पहने हों या कुछ भी है। तो ये मतलब थोड़ा सा अंतर है हमारे और उनके कल्चर में। अच्छा, इसमें सत्य को स्वीकार नहीं करते लोग। दो मामला एक सामने आया है। एक तो जो सरकारी एजेंसियां हैं, ईडी और सीबीआई, उनकी लगातार कहा जा रहा है कि शिकंजा कस रहा है जो सहारा के जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर। उसी में ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी होती है, उनको जमानत भी नहीं दी जाती है। दूसरा मामला ये आ रहा है कि जो झारखंड सरकार है वो भी अब पार्टी के तौर पे शामिल हो रही है केस में। क्या इससे कुछ भुगतान पे असर पड़ेगा? देखिए, इससे भुगतान पे कोई असर नहीं पड़ेगा साहब। झारखंड सरकार ने आईए बहुत पहले जो है फाइल किया था, अभी शायद वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। झारखंड सरकार चाहती थी कि वो अपना लोकल जो पीआईडी एक्ट है उनका या बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत वो अपने राज्य के निवेशकों का भुगतान कर दे। बाकी देश के निवेशकों से उसका कोई लेना देना नहीं। जो झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना इंटरवेंशन फाइल किया है, उसमें शायद वो कौन संस्थान है वो वाले भी गए हैं, तो वो भी मामला केवल झारखंड तक ही सीमित है। ऐसा परमिशन सहारा के मामले में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सहारा को सरकार बचाना चाहती है। पीएसीएल के मामले में उड़ीसा गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ऐसे ही गई थी। वहां उनको अलाउ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है, आप अपने एक्ट के हिसाब से अपने राज्य के निवेशकों का भुगतान कर सकते हो। ये नहीं कहा कि करना है आपको, हो है। ऐसे ही झारखंड सरकार ने उसी तर्ज पर वो हस्तक्षेप याचिका फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में सहारा के मैटर को लेकर के। लेकिन सहारा वाले मामले में ये परमिशन सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा, चूंकि सहारा के लोगों को सरकार, मोदी की जो सरकार है वो बचाना चाहती है। जो आप देख रहे हो कि ईडी की कार्रवाई चल रही है, सीबीआई की चल रही है, उसको श्रीवास्तव को जेल भेज दिया और जो है 10-12 अभी लाइन में लगे हुए हैं उनको भी भेजा जाएगा। वो केवल इसलिए है कि उनको जीवन दान दे दिया जाए, सुरक्षित कर लिया जाए। बाहर वो रहेंगे, लोग पीटेंगे। इतने गुस्से में है, लोगों के जीवन भर की पूंजी डूब गई है, कितने ही लोगों के मतलब कितनी ही स्त्रियां विधवा हो गई हैं, कितनियों की कोख उजड़ गई है, लोगों में बहुत क्रोध है। तो इन ठगों को बचाने के लिए सरकार एक तीर से कई निशाने कर रही है। एक तो लोगों को लगेगा कि यार सरकार इनसे मिली हुई नहीं है, जेल भेज रही है, ईडी छापामारी कर रहा है, सीबीआई छापामारी, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार अपना काम कर रही है। तो सरकार के प्रति जो लोगों का गुस्सा है या जो सरकार की छवि धूमिल हो रही है वो बच जाएगी। दूसरे सरकार की गोद में बैठे हुए ठग भी बच जाएंगे, चूंकि जेल में कौन मारने जाएगा, साधारण आदमी तो मारने जाना है सर जेल में। और तब तक सरकार चीजों को मैनेज कर लेगी, लोगों का क्रोध शांत हो जाएगा। तो ये सब एक नूरा कुश्ती है ठगों के और सरकार के मध्य। वास्तव में लड़ाई नहीं है ठगों से सरकार की कुछ भी। सरकार ठगों को हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाह रही है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो वो निरसन विधेयक नहीं लाती। अब तक सबका भुगतान बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सिविल लगाकर करवा दिया गया होता, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। अमित शाह ने स्पेशल चिट्ठी लिखी तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को कि सहारा के मामले में बर्ड्स एक्ट के तहत आवेदन नहीं लिए जाए, भुगतान ना हो। सहारा के लिए स्पेशल लेटर भेजा है तमाम चीफ सेक्रेटरीज को अमित शाह ने, और उसको मान रहे हैं। और सीआरसी रिफंड पोर्टल ले आया, जबकि सीआरसी कोई रिफंड एजेंसी नहीं है, भुगतान एजेंसी नहीं है। सीआरसी एकदम गैर कानूनी रूप से रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि लोगों का क्रोध शांत हो और वो अपने उस मिशन में सफल भी रहे। लोगों का क्रोध शांत हुआ है, उससे लोगों को लग रहा है कि हमारा पैसा मिल जाएगा। और जो एजेंट हैं सहारा के वो भी बेकार हैं लोगों को, देख उसके 50,000 आ गए, उसके 10,000 आ गए, तुम्हारे भी आ जाएगा। लेकिन सब 12 करोड़ निवेशक हैं। 3 साल में अगर आपने 10-12 हजार लोगों का पैसा दे भी दिया या 10-12 लाख मान लो, तो 12 करोड़ लोगों का देने में कितना लंबा समय लग जाएगा। 1 लाख में 10,000 मिल रहा है, 1 लाख में 10,000 दे रहे हो, अगला कब मिलेगा? कुछ नहीं। 50 लाख वाले को 50,000 दे रहे हो और उसके 49 लाख 50,000 तो डूब गए फिर।
उनका तो नंबर ही बहुत उसके मरने के बाद आएगा, उसकी कई पीढ़ियां गुजरने के बाद। तो इस षड्यंत्र को अनुरागी साहब समझने की आवश्यकता है सब अब लोगों। जो निवेशक हैं वो क्या कहें, चलते चलते अब जो निवेशक हैं उनके लिए क्या मैसेज है, वो क्या उपाय करें? देखिए, निवेशकों को उपाय ये करना है कि निवेशक जागरूक हों, अपने भुगतान के अधिकार को समझें और इसी के अंतर्गत अपने भुगतान की मांग करें। और भुगतान अगर सरकार नहीं करे, आनाकानी करे या कोई छल प्रपंच करे तो इस सरकार को साहब घेर लिया जाए। 23 मार्च को हम संसद गिरवा रहे हैं और अगर लोग ठीक से घरों से बाहर निकले तो सबको संसद कूच करवाएंगे, संसद घेरेंगे और इनको बाहर करेंगे, शासन से भी, सदनों से भी, और ठगी पीड़ितों की सरकार लाएंगे, देश में नई व्यवस्था बनाएंगे, सबका भुगतान करेंगे, सुरक्षा देंगे, सम्मान देंगे। इस पर भरोसा करें। सारी दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, हिंदुस्तान में भी होना है। लोग अपना आत्मविश्वास ना खोएं। ये ना समझें कि साहब हमारा पैसा डूब गया, मिलेगा नहीं। किसी का नहीं डूबा है, सबका पैसा मिलेगा, लेकिन लड़ना आपको होगा। ये नहीं है कि साहब अनुरागी जी अकेले लड़ लें या मदन लाल अकेले कोई सुदर्शन चक्र चला दें, वो संभव नहीं है इस दौर में। बिल्कुल लड़ना होगा आपको, सबको घरों से बाहर निकलिए, पैसा मिल जाएगा। चलिए, तो ये थे मदन लाल आजाद जी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।